चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब समझेंगे एस्टिमेशन ऑफ स्टेयर्स। कल हम साइट विजिट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें जो छोटे छोटे डाउट्स है उसको आज मैं क्लियर करता हूँ। ध्यान से देखेंगे, इस डायग्राम को पहले समझेंगे। कौन सा स्टेयरकेस है, कौन सा टाइप का बताओ तो? नाम क्या है इसका? डॉग लेग्ड। याद है कल बताया था मैंने डॉग लेग्ड। इसका हमने कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर दिया था। प्लिंथ लेवल के टॉप से लेके स्लैब लेवल के टॉप तक का हाइट कितना था? 3 मीटर था। क्लियर है? पूरा ध्यान देंगे, पूरा टेंशन प्लीज। ठीक, यहां पे ध्यान से देखो, किसको क्या बोलते हैं? ये नीचे वाला क्या दिख रहा है आपको? प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम है, प्लिंथ बीम। ठीक है, ये कौन सा बीम है? मिड लैंडिंग बीम। ठीक है, ये बीम की जरूरत पड़ेगी तभी स्टेयरकेस का जो लोड है वो ट्रांसफर हो पाएगा। आधा इस तरफ ट्रांसफर होगा, आधा इस तरफ ट्रांसफर होगा। समझ पा रहे? और क्योंकि ऊपर भी जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन अभी रिक्वायर्ड नहीं है, हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर का जो लोड है आधा वाला, वो भी मिड लैंडिंग बीम में जाएगा और वहां से कॉलम्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक, तो अब ध्यान से सुनेंगे। किसको राइजर बोलते हैं, किसको ट्रेड, ये भी पढ़ चुके हैं आप। ये देखो राइजर, ये जो उठा हुआ पोर्शन है दैट इज कॉल्ड राइजर, और ये जो लेटा हुआ पोर्शन है इसको बोलते हैं ट्रेड। ठीक है, उसका थिकनेस भी आपको पता है 250 mm, और यहाँ पे राइजर है 150 mm हमारे केस में। ठीक है, हमारे केस में ध्यान देंगे सभी। और आपको एक चीज़ मैंने बताया था कि ये जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये जो ग्रीन कलर का डैश लाइन दिख रहा है, उसके बाद ये वाली लाइन दिख रही है, ये जो पोर्शन है इतना, क्या कहता है? ये वेस्ट स्लैब कहलाता है कि नहीं? वेस्ट स्लैब। अब इसकी जो थिकनेस है 150 mm है। अब मैंने आपको एक वर्ड ये भी बोला था, फ्लाइट। एक वर्ड याद दिलाया था, फ्लाइट। तो इसको बोलते हैं ना एक फ्लाइट। ठीक है, ये आपका फ्लाइट कहला रहा है। और डॉग लेग है तो कितने फ्लाइट? 2 फ्लाइट्स। ठीक, अब याद है आपको, अगर एक फ्लाइट है, ठीक, एक फ्लाइट है, तो अगर राइजर आपका 10 है तो ट्रेड कितना हो गया? 9 हो गया। याद है, ऐसा बताया था मैंने। ध्यान रखना ये सभी है ना, काउंट भी कर सकते हैं अपन। देखो यहाँ पे राइजर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो यहाँ ट्रेड आपको दिख रहा है 9 दिख रहा है। 1, यहाँ से काउंट करें फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्लियर है? रिवाइज हो गया एक बार। ठीक है, अब एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेट करने के लिए आपको वो 7 कॉलम्स चाहिए। एक बार वो 7 कॉलम्स याद दिलाओ। मेजरमेंट शीट का जो कॉलम था, 7 कॉलम्स याद दिलाओ कोई। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद नंबर, फिर लेंथ, विड्थ, हाइट या फिर डेप्थ, क्वांटिटी लिख देता हूं, और रिमार्क। ये क्लियर है सबको? ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने 7 कॉलम्स बना लिया। और एस्टिमेट जब भी हम करेंगे पहले दिमाग में ये 7 कॉलम्स आना चाहिए, है ना। पर्टिकुलर्स में क्या लिखूँ? सबसे पहले देखो, स्टेयरकेस सॉल्व कर रहे हो तो हेडिंग क्या रहेगा? स्टेयरकेस, है कि नहीं? स्टेयरकेस लिख दिया आपने। स्टेयरकेस के नीचे कौन सा पार्ट है? स्टेयरकेस में बहुत सारे हिस्से, तो सबसे पहले मान लीजिए वेस्ट स्लैब सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा वेस्ट स्लैब। बात समझ आ गई सबको? अच्छा, वेस्ट स्लैब कितने होंगे गाइस, आप बता सकते हो? देखो एक वेस्ट स्लैब यहाँ पे दिख रहा है, एक फ्लाइट, और ऊपर भी रहेगा। ठीक है, तो अभी हम ग्राउंड फ्लोर सॉल्व कर रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए स्टेप जो सहारा लूंगा वो 2 फ्लाइट का लूंगा, एक स्लैब ये और एक स्लैब ये। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे नंबर में कितना लिखूं? 2। क्लियर है सबको? लेंथ बोल रहा है, लेंथ, लंबाई। ठीक है, वेस्ट स्लैब की लंबाई। ठीक, 3 डायमेंशन चाहिए आपको। इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये वेस्ट स्लैब है ना, देखो इस तरीके से मैं बाहर निकाल रहा हूँ वेस्ट स्लैब। देखना ध्यान से, ये देखो ये दिख रहा है, ये वेस्ट स्लैब मैंने बाहर निकाला। अब इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे और अच्छे से एक बार, कुछ इस प्रकार से आपको ये विजुलाइज होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। एक यहाँ पे आपको लंबाई दिख रही है, ठीक, ये आपको यहाँ से चौड़ाई दिख जाएगी, और ये डेप्थ आपको यहाँ से डेप्थ दिल जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें पता है पहले उसको लिख देते हैं। हाइट या डेप्थ दिख रहा है, ये डेप्थ 150 है क्या? तो चलो जो पता है उसको पहले लिख देते हैं, 0.15 मीटर। क्लियर है? ये समझ गए? अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये जो विड्थ है ये भी आपको पता है, स्टेयर की विड्थ। प्लान तो मैंने इसमें बनाया नहीं, लेकिन प्लान तो हमारे पास है ना, ड्राइंग। तो ड्राइंग देख पा रहे हैं, इसमें ये प्लान दिख रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे स्टेयर का जो विड्थ है, स्टेयर का एक तरफ का विड्थ दिख रहा है 1175 गाइस, 1175। तो मैं यहाँ क्या लिखूँ? 1.175 मीटर। क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा अभी यहाँ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपन लास्ट में मेंशन कर देंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब एक चीज़ है जो लंबाई, ये वाली जो लंबाई है इसको निकालना है कि नहीं?
अब थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था कब, लेआउट जब हम किए थे तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था हमने। हाँ, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है वो, कोई बता सकता है? अगर आपके पास ऐसा कुछ ट्राइंगल है और 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो याद करो ये बी था, बेस बोलते हैं इसको, और ये पी था, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो क्या ये एच की तरह दिख रहा है? ठीक, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखिए, एक परपेंडिकुलर और एक बेस का एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो ध्यान देना यहाँ पे आप h इक्वल टू अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, याद करिए, है ना। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे परफेक्टली h निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? अब थोड़ा ध्यान देंगे कि पहले ये बेस की लंबाई कैसे पता करें, ठीक है, ये बेस कहला रहा है हमारा, ये बेस की जो लंबाई है वो कैसे पता करें, और वैसे ये परपेंडिकुलर जो है इसकी जो लंबाई है, हाइट है, वो कैसे पता करें? कोई बता सकता है? एनीवन ट्राई करिए, बताइए परपेंडिकुलर की हाइट कैसे निकलेगी। चलिए ध्यान से देखना इधर, ये देखिए यहां से, देखिए यहां से, ये जो है इसको इधर लेके जाता हूं मैं हल्का सा, तो ये आप देख पा रहे हैं ये राइजर यहां से यहां तक दिख रहा है, एक राइजर, फिर उसी के जस्ट नीचे राइजर, ये सबको अगर प्लस किया तो निकल जाएगा ना। तो यहां पे सभी राइजर को प्लस कर सकते हैं अपन, ऑल राइजर्स आपने प्लस कर दिया तो यहां पे निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहां से काउंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से सुनना, हम लोग है ना यहां तक ले रहे हैं, यहां तक। ये आप बोलोगे सर ये नीचे क्यों नहीं लिए, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, आप चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या होता है कि एक डायमेंशन हमको अननोन रहेगा, तो हम इसको ये मान के चलेंगे कि ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। जब भी आप मैनुअली कैलकुलेट करते हो मैनुअली, तो उसमें क्या होता है कि आपको ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा या तो यहाँ का या तो इधर का थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचता हुआ दिखेगा। एक बार फिर से कंफ्यूज नहीं होंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक ले पाऊंगा मैं, जहां तक मेरे को पता है ना, कहाँ तक पता है भाई, राइजर तक ही तो पता है, इसलिए यहीं तक आऊंगा ना। बताओ सब लोग, यहीं तक आना पड़ेगा। तो देखिए यहीं तक आ रहा हूं मैं, अगर मैं यहीं तक आऊंगा तो टोटल कितना मल्टीप्लाई करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो कितना हो गया 9 इंटू 150 कर दूं, ठीक है, कितना हुआ, एनीवन फास्ट, जल्दी कैलकुलेट करेंगे। 1350 आ रहा है क्या, मतलब 1.35 मीटर्स। यहां तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक, ये एकदम से स्पष्ट निकल गया, ठीक। अब सेम एज ये वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है गाइस, देखना यहाँ पे, आप बताइए मुझे ये जो डिस्टेंस है बेस का, ये मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। यहां से मैं देख रहा हूं ना, यहां से ये देखिए जो ट्रेड दिख रहा है, ट्रेड को प्लस किया तो निकलता है क्या, थोड़ा सा लमसम कैलकुलेशन है गाइस, ध्यान देंगे, यहां से तो ट्रेड खत्म हो गया, यहीं तक है, आगे ट्रेड नहीं है। अब क्या होता है ना, क्योंकि आप एस्टिमेट कर रहे हैं, तो यहां पे जो छोटे मोटे हल्के फुल्के कैलकुलेशंस होते हैं ना, उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, उसको परफेक्टली एक्यूरेट निकालने की जरूरत नहीं है। रीजन है उसके पीछे, एस्टिमेट का मतलब होता है प्रोबेबल कॉस्ट होता है। तो आप क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को कैलकुलेट करने में, उससे टाइम वेस्ट होगा, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। तो जो छोटे मोटे कैलकुलेशंस है उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल कैलकुलेशन के टाइम में, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ऑटोकैड का आप यूज करेंगे एस्टिमेट बनाने के लिए, तो आप परफेक्टली वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? अब ध्यान से देखो, ये एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस होगा कि नहीं, है ना, ये एक लगभग एक ट्रेड के बराबर लग रहा है, ये जो ट्रेड है ये 250 उसके बराबर लग रहा है। एक्चुअली आप कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा कम हो सकता है। क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आप अनुमान लगा सकते, अज्यूम कर सकते हो कि ये 250 है, इसलिए यहां पे एक एक्स्ट्रा आ रहा है। क्लियर है सबको पक्का? हाँ, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, मैं चाहता हूं एकदम परफेक्ट कैलकुलेट हो जाए, तो आप ऑटोकैड का यूज करेंगे, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा उस टाइम पे, और ऑलरेडी मैंने दे दिया आपको व्हाट्सअप में, दे दिया सबको। कोई एक दिखाएगा वाला एक्यूरेट डिस्टेंस, क्या यहाँ का डिस्टेंस पता है क्या एक्यूरेट मैंने दिया है? व्हाट्सअप चेक करें। हाँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप सभी को दे दिया ऑटोकैड में डिस्टेंस निकाल के। अच्छा, यहाँ का मैंने नहीं बताया, लेकिन आप इधर डिस्टेंस देख पा रहे हो, 291 पॉइंट है ना, यही डिस्टेंस उधर भी लगभग वही है, 291 पॉइंट। समझ गए क्या सब क्या कहना चाह रहा हूँ?
तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं मैं गाइस, याद रहेगा सबको, याद रहेगा ना। देखो तो इधर सब, ये देखो प्लस करना चालू कर रहा हूं, ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9 और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे घुसा हुआ है, ठीक 10 हो गया। तो यहाँ पे लिख दूं ना 10 इंटू 10 टाइम्स ऑफ 250 लिख दूं, कितना हो गया 2500 mm मतलब 2.5 मीटर हो गया। क्लियर है सबको क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपके पास दो ऑप्शन। मैनुअली जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है गाइस, 99% एक्यूरेसी भी चलेगा इसमें। आपने ये वाला डिस्टेंस लिया, ये वाला डिस्टेंस लिया और ये लास्ट वाली जो वैल्यू है उसको बस अप्रोक्सीमेट एक ट्रेड के बराबर माना। क्लियर है? और उसके बाद ये डिस्टेंस आपका आ गया। अब आप बताइए मुझे, ये डिस्टेंस निकल गया है, ये भी डिस्टेंस पता है, तो ये निकल जाएगा ना, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा है 1.35 मीटर और ये डिस्टेंस है 2.5 मीटर, तो ये निकल जाएगा, h आपका निकल जाता है, आसान है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए क्या? तो लंबाई मिल गई ना गाइस। अच्छा, उसमें ऑटोकैड में देख के बताओ एक्चुअल लंबाई कितनी है? 2 पॉइंट, लंबाई देखिए वो पूरा 2.6 है क्या? 2 पॉइंट एक्चुअल पूरा नीचे तक 2.62 है ना, ठीक है गाइस, ये निकलती है 2.62 डिस्टेंस। क्लियर है क्या? सबको समझ में आया पक्का? अब ध्यान देंगे इधर, अब आप बोलेंगे सर इसका एक्स्ट्रा पोर्शन का क्या करना है, तो आप फिर से यहाँ पे एक लमसम वैल्यू कैलकुलेट होती है, ध्यान से देखेंगे इधर, ये मैं यहाँ नीचे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट स्लैब, ऐसा लिखूंगा, समझ गए सब लोग? ठीक है, ये वेस्ट स्लैब इतना था, है कि नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा बच गया था, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट स्लैब लिखना पड़ेगा कि नहीं। और इसका यहाँ पे अगर इसको बाहर निकालूं मैं, ये देखो ऐसा बाहर निकाल रहा हूँ, तो आप देख रहे हो क्या ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल को कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट, याद करो बताया था। और पीछे भी जाना है, अगर पीछे भी जाना है तो इंटू लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गाइस। क्लियर है क्या? तो एक स्टेप के बराबर ले लेते हैं, ये जो ऊपर वाला एक स्टेप है ना, उसके लगभग ये बराबर लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गया क्या? मैनुअली कैलकुलेट करोगे तो एकदम 100% एक्यूरेसी देने की आपको जरूरत नहीं है इस केस में। क्लियर है? आप चलेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? तो सर उसमें डिफरेंस आएगा तो क्या करें अमाउंट में? कॉन्टीजेंसीज एक वर्ड होता है, कॉन्टीजेंसीज, लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा कि एस्टिमेशन के टाइम में लास्ट में क्या होता है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऐसी एक्सपेंसेस जिसको सोचा नहीं जा सकता और हो जाता है। एस्टिमेट कब बनाते हैं? कंस्ट्रक्शन के पहले। तो कंस्ट्रक्शन के पहले अगर आप बजट कैलकुलेट कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है ना, अनुमान लगा सकते हो कि यार और भी खर्चा हो सकता है, तो एक कॉन्टीजेंसीज एक वर्ड आता है, उसके तहत आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो, 3 से 5% कॉन्टीजेंसीज आप एक्स्ट्रा ले सकते हो पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का। समझ गए? तो उसमें ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो ऐड हो जाती हैं। हो गया? समझ में आ गया क्या? क्लियर है सबको? इसलिए आप नजरअंदाज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑटोकैड यूज कर रहे हो तो एक्यूरेसी के साथ आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर गाइस? तो मैंने ऑटोकैड ऑलरेडी आपको दे दिया, क्योंकि आप अभी पढ़े नहीं ऑटोकैड, तो मैंने ऑलरेडी वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके आपको दे दिया है। अब वही डिस्टेंस यूज करेंगे। बात समझ आ गई? ठीक है तुषार? ओके, तो यहां से निकल जाएगा ना। अब आप मुझे बताइए और क्या बचा, और क्या है यहाँ पे गाइस? और दूसरा ये पर्टिकुलर पहला हो जाएगा। अब ये हो गया, यहाँ पे वेस्ट स्लैब निकल गया। और बताओ दूसरा आइटम क्या है? दूसरा आइटम क्या है बताओ कोई? इसी में देख के बताओ ना, क्या है दूसरा आइटम? क्या है? स्टेप्स। चलो भाई स्टेप्स निकालते हैं। तो दूसरा आइटम है वो स्टेप्स। स्टेप कितना पोर्शन होता है? देखो यहाँ पे हाईलाइट किया है मैंने, किया है ना, यहाँ पे अभी अभी बताया। ये ट्राइंगल है, ऐसे बाहर निकाल दो तो ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल को अगर 3D में कन्वर्ट किया तो कुछ ऐसा दिखेगा। दिखेगा सब? समझ गए सब? तो अगर इसका मैं फॉर्मूला लगाऊं, ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये आपका बेस हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, तो बेस हो गया आपका 150 और ये हो गया 250। क्लियर है सबको? और एल मतलब ये वाली लंबाई, इसको मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 1175। 1175 कहां से आया गाइस? स्टेयर की विड्थ है, पक्का ना? ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप में नंबर कितना है? तो कितना नंबर है गिन सकते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर और 9 ऊपर, तो कितना हो गया? 18। क्लियर है सबको? लंबाई कितनी होगी गाइस? अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया मैंने,
तो आप यहाँ पे लंबाई नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्वांटिटी आंसर लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। और यहाँ रिमार्क में लिखना ज़रूरी है ना, आप फॉर्मूला टेकन फॉर्मूला या यूजिंग फॉर्मूला, ट्रायंगल का फॉर्मूला बोल दिया, हाफ बेस इनटू हाइट, और बता दिया यहाँ पे बेस किसको मान रहा हूँ, बेस आपका कितना हो गया गाइस, ऐसे कर दिए तो बेस कितना हो गया 0.15 मीटर, हाइट आपका एल्टीट्यूड हो गया 0.25 मीटर। इस तरीके से आपको रिमार्क में बताना पड़ता है। बात समझ आ गई। आप यहाँ लिख भी सकते हो, लंबाई लिख भी सकते हो 1.175, दिख रहा है ना ये वाली लंबाई, ये लंबाई 1.175 लिख भी सकते हो। विड्थ और हाइट वो भी लिख सकते हैं, 0.25 एल्टीट्यूड हो गया और ये हो गया 0.15। लेकिन क्या होता है ना, यहाँ पे रिमार्क में लिखना जरूरी है। क्यों पता है, अगर आप चारों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 नहीं है ना, कहीं पे 1/2 यहाँ पे कर रहे हो ना फॉर्मूले में। बात समझ आ रही है सबको क्या कह रहा हूं मैं, कि आपको फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। ठीक ठीक है सैयद, कोई डाउट? ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला क्या है गाइस, बताओ। लैंडिंग। ये देखो लैंडिंग कितना आसान है, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहां से क्या ये रेक्टेंगल दिख रहा है, और अगर इसको 3D में कन्वर्ट किया जाए तो 3D में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, एकदम सिंपल सा हो गया, मतलब क्यूबॉइड है। लेंथ विड्थ और डेप्थ निकल जाएगा। लैंडिंग की डेप्थ कितनी होगी गाइस, बताओ कोई, 150 mm, बस 150, वही सेम जो चल रहा है वही चल रहा है। क्लियर है, जो ये वेस स्लैब है यही आपका लैंडिंग वैसे ही होता है। क्लियर है सबको, ठीक है, निकल जाएगा यहाँ से। और बताओ अगला क्या है यहाँ पे। अच्छा, मिड लैंडिंग बीम। बीम तो बीम होती है, बीम आपकी बीम है अल्टीमेटली, तो बीम तो पहले से हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं ना, ग्राउंड बीम तो कैलकुलेट कर सकते हो आप सब, नाइस। और प्लिंथ बीम तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। और कुछ बचा क्या इसमें, वेस स्लैब हो गया, ये हो गया, स्टेप्स हो गया, ये हो गया, मिड लैंडिंग भी हो गया। डन, समझ आ गया सबको? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।